नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत आज लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर आयोजित इस विशेष चर्चा की औपचारिक शुरुआत करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रगीत पर यह विमर्श लगातार 10 घंटे चलेगा, जिसे राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना को समझने का अवसर माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में वंदे मातरम पर होने वाली इस विस्तृत चर्चा का समापन करेंगे और सदन में अपने वक्तव्य देंगे। इस महत्वपूर्ण बहस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और गौरव गोगोई सहित पार्टी के 8 अन्य सदस्य भी सदन में अपने विचार रखेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर आज संसद में देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक आवाज गूंजेगी, जो आज के दिन को और ऐतिहासिक बनाएगी। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विस्तृत चर्चा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राज्यसभा में वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा की शुरुआत करेंगे और उच्च सदन में विमर्श का नेतृत्व करेंगे। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल की चर्चा में अपने अपने दलों की ओर से मुख्य वक्ता होंगे। संसद के दोनों सदनों में होने वाली ये व्यापक चर्चा उस राष्ट्रगीत को रेखांकित करेगी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक भारत की एकता को प्रेरित किया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। अब उन्हें आज शाम 6 बजे तक जवाब देना होगा। विमानन नियामक ने स्पष्ट किया है कि तय सीमा में जवाब न मिलने पर कोई और एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल खामियों को लेकर 6 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर कंपनी के अनुरोध के बाद नियामक ने समय सीमा बढ़ाई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश भर में विमान सेवाओं को सामान्य करने के प्रयास कर रहा है। हालांकि स्थिति पूरी तरह सुधारने में अभी वक्त लगेगा। मंत्रालय के निर्देश पर रद्द उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। हवाई अड्डों पर यात्रियों का फंसा हुआ सामान लौटाया जा रहा है, जिसके चलते टर्मिनल्स पर भारी भीड़ और अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। विमान सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे आज देश के विभिन्न बड़े शहरों से 22 विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। रेलवे ने सोशल मीडिया पर इन ट्रेनों की सूची जारी की है, जिनमें से 8 विशेष ट्रेनें दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों से रवाना की जाएंगी। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। अदालत ने इससे पहले 4 दिसंबर को फैसला टाल दिया था। इस मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा और तेज प्रताप यादव मुख्य आरोपी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग अलग विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। 41वें पटना बुक फेयर के दौरान मैं नाम की किताब आकर्षण का केंद्र रही, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए रखी गई है। ये किताब दुनिया भर में सिर्फ 3 कॉपी में रिलीज हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल में संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता की और कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं और बूथ प्रबंधन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयानों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर मुख्यमंत्री पद के बदले 500 करोड़ रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाया।
माफ कीजिएगा, कोलकाता में आयोजित भव्य सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम में 5 लाख लोगों ने एक साथ हिस्सा लिया और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गीता के श्लोकों का पाठ किया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कार में 1000 फीट गहरी खाई में गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं ताकि शवों को बाहर निकाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ सीमा के खैरागढ़ के बकरकट्टा चौकी में 12 हथियारबंद हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, जिसमें एमएमसी जोन सेंट्रल कमेटी मेंबर रामढेर और उसकी पत्नी ललिता भी शामिल। करीब 3.5 से 4 करोड़ के इनामी नक्सली। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि योगी सरकार ने पिछले 8.5 वर्षों में पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर 8.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। नागालैंड के किसामा में चल रहे हॉर्नबिल महोत्सव में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक लोक नृत्यों का मनमोहक प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बैठक को भारत की सांस्कृतिक धरोहर के लिए ऐतिहासिक बताया। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने उन्हें नकार दिया है और वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूनेस्को सत्र के उद्घाटन पर कहा कि भारत ने दुनिया भर में विरासतों के संरक्षण के लिए कई अहम परियोजनाएं शुरू की हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि वे विज्ञान को प्रयोगशालाओं से आगे ले जाएं और ये सुनिश्चित करें कि इसका लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। भूमिगत कोयला खदानों से जहरीली गैस के रिसाव को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध के बीच रांची से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम रविवार को स्थिति का आकलन करने धनबाद पहुंची। और सीधा रुख करेंगे इस समय अर्जुन राम मेघवाल प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। योजना के तहत सोशल जस्टिस, जो सामाजिक सम्मान का विषय रहता था, दलित समाज का भी, वंचित वर्ग का भी, SC/ST वर्ग का भी, तो मोदी जी ने बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ विकसित किए। दलित समाज को सामाजिक सम्मान मिला, सोशल जस्टिस की पूर्ति होने में सहयोग किया। आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई। जैसे आप गांव में देखते हैं कि लाइट गांव में भी जारी है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जारी है, तो जो फैक्ट्री के लोग होते थे या वो कहते थे कि साहब ये डेडिकेटेड एक फीडर होना चाहिए जिससे हमारी लाइट कटे नहीं, हमारा प्रोडक्शन प्रभावित नहीं हो, तो वो डेडिकेटेड फीडर सब आया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई और उसके लिए जो पैसा रखा वो बैंकों को कहा कि ये खाली दलित समाज को ही देना है, डेडिकेटेड फंड। ये इस तरह की कई योजनाएं, अब उज्ज्वला योजना, जिसके घर गैस का चूल्हा नहीं, वो अधिकतर तो दलित समाज के ही लोग थे ना, उनको गैस का चूल्हा मिला, सम्मान मिला, शौचालय मिला, सम्मान मिला, सामाजिक न्याय की पूर्ति हुई। मैं गांव में देखता हूं कि जो 11 साल जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण सामाजिक न्याय गांव में दिखता हुआ नजर आ रहा है, और नीति आयोग के आंकड़े भी बोलते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए
ये कौन लोग थे? ये कांग्रेस जो झूठे नैरेटिव गढ़ती रहती है कि नरेंद्र मोदी जी रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। 2024 के चुनाव में आपने देखा कि डीप फेक के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का राज्यसभा में दिया गया एक बयान, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित था। उन्होंने कहा, उन्होंने 1961 में लेटर लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। उसको उन्होंने डीप फेक करके कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने 2024 के चुनाव में चलाया। लेकिन उसके बाद हरियाणा में आपने देखा क्या हुआ, आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ, आपने दिल्ली में देखा क्या हुआ, आपने बिहार में देखा क्या हुआ। चकित है कांग्रेस कि हमारा ये फेक नैरेटिव चल नहीं रहा है। दलित समाज के लोग जाग गए हैं, समझ गए हैं कि वो फेक नैरेटिव था। बैंकों में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, LIC में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, आप पोस्ट ऑफिस में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, रेलवे में रिजर्वेशन इंटैक्ट है। वो पता लग रहा है उनको, लोगों को नौकरियां मिल रही है। तो लगता है सामाजिक न्याय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको मैं बात करूं मुद्रा स्कीम में आप देखेंगे 70% के आसपास महिलाओं को लोन मिला है। 70% के आसपास महिलाओं को लोन मिला, और उस लोन में भी अधिकतर दलित समाज को लोन मिला है। सामाजिक न्याय की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां तेजी से आगे बढ़ रही है, धरातल पर उतर रही है। एक मैं लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से संबंधित विषय भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सामाजिक न्याय, कोई SC/ST एट्रोसिटी के तहत कोई अपराध हो गया, अब वो कांग्रेस के जमाने में कन्विक्शन रेट देखना और नरेंद्र मोदी जी के जमाने में कन्विक्शन रेट देखना, यू कैन सी द चेंज इन द proceeding of the court and technological upgradation, involvement of the technology। अब आप देखिए नए जो कानून बदले हैं, जो भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आई है, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आए हैं, उनके साथ ई पोर्टल का एक सिस्टम आया है। उसमें गवाहों के बयान, ई प्रिजन, ई कोर्ट, ई फॉरेंसिक, ये जो ई पोर्टल आया है, इससे कन्विक्शन रेट में भी सुधार हुआ है। और ये जो कन्विक्शन रेट में भी सुधार होता है तो इससे भी दलित समाज के लोगों का सम्मान बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 11 साल की नीतियों ने इस देश में सामाजिक न्याय की पूर्ति होते हुए दिख रही है। देश भी देख रहा है, दलित समाज भी देख रहा है। इसलिए दलित समाज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। ये अलग करोगे अब कुछ? सर इससे अलग है, सेशन में वंदे मातरम का डिस्कशन भी होगा। कैसे देख रहे हैं? सोनिया गांधी कह रही है कि नेहरू जी की लेगेसी को बीजेपी खत्म कर रही है, तो इन दोनों नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला है कि इस देश के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, बोला है ना, वो तो रिकॉर्ड में है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियां में कोई गलती नजर आती है जनता को, अब जैसे धारा 370 है, ये जनता ही कहती है कि ब्लंडर था, इसमें क्या हम करेंगे, क्या कोई और करेगा? जनता ही कह रही है ना। इस ब्लंडर को मोदी जी ने ठीक किया। वंदे मातरम पे कुछ कहना चाहेंगे? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे थे नई दिल्ली में, जहां 11 साल में सामाजिक न्याय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और सरकार की उपलब्धियों के बारे में वे प्रेस को जानकारी दे रहे थे। आइए अब आगे बढ़ेंगे, रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। पंजाब पुलिस ने साल 2020 में गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूप के लापता होने के मामले में रविवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पूर्व मुख्य सचिव समेत 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। झारखंड में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वह विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने और धान खरीद शुरू नहीं होने जैसे मुद्दे उठाएगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ इलाकों में आज और 9 दिसंबर को शीतलहर चलने का अनुमान है, जिससे इन राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।
मौसम विभाग ने असम, मेघालय सहित पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश में आज से 3 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिससे यातायात और दृश्यता प्रभावित हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10 दिसंबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। यहां हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट का अनुमान जताया है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज और कल अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु तट के पास 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने समुद्र में हलचल की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर विदर्भ की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें केवल आलोचना करने के बजाय सदन में रहकर जनता को न्याय दिलाना चाहिए। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य ने गीता पाठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल न होने पर तंज कसते हुए कहा कि वे ऐसे आयोजनों में खुद को सहज नहीं पाते। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भारत के धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए हिंदू समाज को संगठित होकर एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान सफल रहा है और जनवरी 2026 तक राज्य को नक्सल गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त करा लिया जाएगा। एक्सप्रेस 100 में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। बढ़ाते हैं रफ्तार की खबरों को। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित एप्लीकेशन चोरी का पता लगाने और पूर्वानुमानित रखरखाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने सभी डिस्कॉम कंपनियों से स्मार्ट, विश्वसनीय और उपभोक्ता केंद्रित वितरण प्रणालियों को ये ओर बढ़ने के लिए इकोसिस्टम के साथ हितधारकों को मिलकर काम करने का आग्रह किया। स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में विशेष स्थान। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के विजन से प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप की मौजूदगी, जो एग्रीटेक, एआई, ड्रोन और फिनटेक आदि क्षेत्रों से है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18,568 स्टार्टअप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इन स्टार्टअप में लगभग 8,000 स्टार्टअप में महिलाएं काम कर रही हैं। बिहार को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोड मैप किया तैयार। मौजूदा वक्त में बिहार में दुग्ध सहकारी समितियों से 7.5 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं, जिनमें से 25% महिलाएं हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि उसने नए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक लगातार तीसरे महीने विश्व स्तर पर खाद्य कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
FAO का वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक नवंबर में 125.1 पॉइंट रहा, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 1.2% कम है और मार्च 2022 के रिकॉर्ड स्तर से करीब 22% नीचे आ चुका है। अक्टूबर में अमेरिका को भारत का पेट्रोलियम निर्यात 94.5% बढ़कर $25.15 करोड़ हुआ। भारत के कुल पेट्रोलियम निर्यात में अमेरिका ने 6.4% खरीदा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या बढ़कर 57.11 करोड़ हुई, जिनमें कुल जमा राशि 2,74,033.34 करोड़ रुपए दर्ज की गई। PMJDY योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार देश में 13.55 लाख बैंक मित्र ब्रांचलेस बैंकिंग सेवाएं कर रहे हैं प्रदान। IMMA के अनुसार GST को 12% से घटाकर 5% करने से धान में 140 रुपए प्रति एकड़, गन्ने में 199 रुपए प्रति एकड़, आलू में 446 रुपए प्रति एकड़ और गेहूं में 146 रुपए प्रति एकड़ की बचत होगी। IMMA के अनुसार उर्वरक बनाने में उपयोग होने वाले अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड पर टैक्स कम होने से उत्पादन सस्ता होगा और किसानों को पोषक तत्व आसानी से मिल सकेंगे। SBI के चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा कि बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो पिछले महीने 9 लाख करोड़ रुपए को पार पहुंचा। CS शेट्टी ने बताया कि स्वर्ण ऋण में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की जा रही है, वहीं कॉर्पोरेट ऋण खंड में भी पुनः गति पकड़ते हुए 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रेपो से जुड़ी उधारी दर से जुड़े ऋणों में 0.25% की कटौती करने की घोषणा की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि संशोधन के साथ बैंक का आवास ऋण 7.10% ब्याज दर की ओर, कार ऋण 7.45% से शुरू होगा, जो बैंकिंग उद्योग में सबसे कम है। अक्टूबर में कोकिंग कोयले के आयात में 12% की वृद्धि हुई और ये अक्टूबर में 45 लाख टन से बढ़कर 5 लाख टन हो गया। नवंबर में म्यूचुअल फंड्स का इक्विटी निवेश जोरदार बढ़ोतरी के साथ 43,465 करोड़ रुपए पार पहुंचा, जो अक्टूबर के 20,718 करोड़ रुपए से लगभग दोगुना है। सेबी के अनुसार फंड हाउसों ने पूरे महीने लगातार खरीदारी की और सिर्फ 2 दिन में 2,473 करोड़ रुपए की निकासी की। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ा। थाई सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विंथाई सुवारी ने बताया कि थाईलैंड ने अपनी विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू किए। हवाई हमले के बाद थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थिति फिर से गंभीर हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं सतर्क हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा वे इस महीने के अंत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी बैठक में शांति के संभावित अवसरों और इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के शासन के अंत पर चर्चा होगी। अमेरिका के निवर्तमान यूक्रेन दूत कीथ कैलॉग ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का समझौता बहुत नजदीक है, लेकिन 2 बड़े मुद्दों पर सहमति बनना अभी भी बाकी है। कीथ कैलॉग ने कहा कि पक्ष समाधान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही ठोस समझौता बन सकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज लंदन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। इन बैठकों में शांति योजना और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। वहीं बैठक से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की शांति योजना को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत रचनात्मक रही, लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कॉव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत किया और कहा कि ये काफी हद तक रूस की अपनी धारणाओं के अनुरूप है। ब्रिटेन ने घोषणा करते हुए कहा कि वे अपनी नौसैनिक रक्षा और पनडुब्बी खोज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए युद्धपोतों और विमानों के साथ स्वायत्त जहाजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष अटलांटिक बैस्टियन के तहत पनडुब्बी रोधी सेंसर तकनीक के विकास और परीक्षण में लाखों पाउंड का निवेश किया। बेनिन के राष्ट्रपति पैट्रिस टेलोन ने कहा कि सरकार और सशस्त्र बलों ने पश्चिमी अफ्रीकी देश में सैनिकों के एक समूह द्वारा किए गए तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया। बेनिन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि तख्तापलट की कोशिश के सिलसिले में अब तक 14 लोग हुए गिरफ्तार। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब बेनिन अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण क्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में एक बार फिर मोबाइल फोन इंटरनेट सेवाएं करी निलंबित। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक सूचना में यह कहा है कि इजरायल और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग के कई अवसर मौजूद हैं। अमेरिका के याकुटाट अलास्का में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। USGS के अनुसार भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर थी। कतर के दोहा में चल रहे ISS विश्व कप फाइनल में युवा निशानेबाज सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में अपने पदार्पण मैच में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं भारत के अनीश भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने 40 में से 31 हीट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने केप टाउन के स्टेलनबोश में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 5-2 से जीत लिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला आज केप टाउन के हार्टक्लेवेल स्टेडियम में खेला जाएगा। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 5-1 के अंतर से हरा दिया। मुंबई स्मैशर्स ने इंडियन पिकल बॉल लीग के फाइनल में हैदराबाद रॉयल्स को 5-1 से पटकनी देकर इंडियन पिकल बॉल लीग की पहली चैंपियन बनी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित मुकाबले के फाइनल में शुरुआत से अंत तक मुंबई स्मैशर्स का दबदबा देखने को मिला, जिसे टीम ने आखिर तक बनाए रखा और मैच अपने नाम कर लिया। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम दुबई दौरे पर 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए मैदान पर जमकर पसीना भी बहा रही है। खिलाड़ी दुबई के खिलाफ मुकाबले के मद्देनजर कड़ी मेहनत करते हुए आए नजर। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम और दुबई के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 11 से 13 दिसंबर तक दुबई में खेली जाएगी। भारतीय डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा कि भारतीय डेफ टीम आगामी सीरीज के लिए टीम हर मोर्चे पर तैयार है। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन दूसरी पारी में 2 विकेट पर 69 रन बनाकर जीत दर्ज की। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।